जय हिंद। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन एक नई क्लास लेके आ गए हैं, क्योंकि पहले जो अपनी रेनफॉल के ऊपर या मॉनसून सीजन ऑफ इंडिया से जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस ज्योग्राफी पे लेके चलता हूँ। बेसिक भी चलती रहेगी, एडवांस के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। तो पहली जो अपनी क्लास है, तो उसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने को सबसे पहले क्या बताई थी। अपने को बताई थी ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो चलो, समय ज़्यादा अपन वेस्ट नहीं करते हैं और अपन अपना आज का वीडियो या अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये देखो आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। अब इसमें है, प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर ऑफ जर्मनी वॉज प्राइमरीली अ मटीरियोलॉजिस्ट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मटीरियोलॉजिस्ट क्या होता है। मटीरियोलॉजिस्ट का मतलब वो होता है जो कि क्लाइमेट के ऊपर जो रिसर्च करते हैं। मॉनसून वैज्ञानिक जो होते हैं, जो कि बारिश कब होगी इसके बारे के अंदर भविष्यवाणियां करते हैं ना, उनको हम मटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसको हिंदी भाषा के अंदर, सरल भाषा के अंदर अपन बोलते हैं ना, तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं एक तरह से। क्लाइमेटोलॉजिस्ट कह सकते हो इनको आप, जो कि बारिश का अनुमान करना, कहाँ पे हवाएं तेज चलेगी, तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो बात करते हैं ना, वो कहलाते हैं मेटेरियोलॉजिस्ट। तो ये एक मेटेरियोलॉजिस्ट थे। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर, ये है सर वैगनर। ये हैं वो महान शख्स जिनकी वजह से आज अपन लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जान पाए, और इन्हीं की वजह से अपन प्लेट टेक्टोनिक्स जान पाए। अगर ये नहीं होते तो शायद पता नहीं अपन इस बारे में पता कर पाते या नहीं कर पाते। तो इनकी वजह से अपने को पता लगा कि भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कोई चीज़ होती है। तो इन्होंने इनकी जो थ्योरी थी वो कब आई थी? 1912 के अंदर, 1912 के अंदर। ही propounded his concept on continental drift in the year 1912। पर ये रोशनी में कब तक नहीं आ सकी? 1922 तक, जब इन्होंने इसको एलोबरेट किया अपनी एक किताब के अंदर, जिसका नाम था डाई एंटिशंग डर कॉन्टिनेंटे एन ओजोने। इस किताब में इन्होंने इसको एलेबोरेट किया था। तो 1922 तक ये लाइट में नहीं आई थी, पर ये 1912 के अंदर ही इन्होंने ये थ्योरी दे दी थी। पर ये दुनिया को पता कब लगी? पता लगी 1922 के अंदर। तो ये क्वेश्चन बनता है, नेट के एग्ज़ाम में भी बनता है और हर जगह ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ये थ्योरी जो है ये लाइट के अंदर कब आई? तो आंसर है 1922। ठीक है, इनकी जो बुक थी जिसके अंदर इन्होंने इसको एलेबोरेट किया था, उस किताब का नाम क्या था? तो किताबों के अंदर डाई एंटसंग डेर कॉन्टिनेंटेन ओजोने, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, जो कि इंग्लिश के अंदर पब्लिश हुई थी 1924 के अंदर। ये पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश नहीं, सॉरी, ये ट्रांसलेट कब हुई थी? ट्रांसलेट हुई थी 1924 के अंदर। पर इन्होंने इसको 1922 के अंदर लिख दिया था। पर ये ट्रांसलेट कब हुई थी इंग्लिश में? ये भी नेट के अंदर आता है कि भाई इनकी जो बुक थी कॉन्टिनेंट इन ओजोने,
ये कब ट्रांसलेट हुई थी? तो इसका आंसर है 1924, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हुई थी। अब आगे है, वैगनर डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस वो बेस्ड ऑन द वर्क्स एंड फाइंडिंग ऑफ द होस्ट ऑफ साइंटिस्ट सच एज जियोलॉजिस्ट, पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट, पैलियोकॉन्टोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट एंड अदर्स। मतलब ये जितने भी लोग थे ना, इन सबको मिला करके इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी कि यार इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट जो है ना वो ड्रिफ्ट होता है। ठीक है। द मेन प्रॉब्लम बिफोर वैगनर विच नीडेड टू बी एक्सप्लेनेशन वॉज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंजेस। तो इनका मेन इनका मेन मुद्दा था ना कि साहब इनको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में क्यों बताना है या इनके दिमाग में कहाँ से आया, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था ना वो ये था, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मेटोरियोलॉजिस्ट थे, तो क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, कहीं सर्दी है कहीं बरसात है, या आज अपने यहाँ पे सर्दी हो रही है कुछ टाइम के बाद गर्मी हो रही है, तो इनको ये लगा है, बोले यार जो कॉन्टिनेंट है ना वो हिलते हैं, तो हिलते 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 कभी गर्म इलाके में चले जाते हैं तो गर्मी पड़ जाती है, ठंडे इलाके में आते हैं तो ठंड पड़ जाती है। तो इनको दिमाग में ये आया कि यार लैंड जो है ना वो हिलता है और ऐसी जगह पर जाता है, तो क्लाइमेट चेंज जो होता है ना उसके हिसाब से इनके दिमाग में आया कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं। It may be pointed out that there are ample evidence which indicate widespread climatic change throughout the past history of the Earth. In fact, the continental drift of Wagner grew out of the need of explaining the major variation of climate in the past. मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका मतलब ये था कहने का कि भाई पास्ट से लेके अब तक, मतलब अनंत काल से लेके अभी तक मौसम चेंज होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है भाई? कहीं ना कहीं ये फ्लोट होके जाते हैं, गर्म इलाके में चले जाते हैं, गर्मी आ जाती है, ठंडे इलाके में आते हैं, ठंड आ जाती है, जहाँ बरसात का मौसम होता है ये उधर चले जाते हैं तो बरसात आ जाती है। तो इनके हिसाब से यही था कि मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि धरती जहाँ पे अपन रहते हैं वो कॉन्टिनेंट हिलते हैं। इन द क्लाइमेट चेंजेस विच हैव अकर्ड ऑन द ग्लोब में बी एक्सप्लेन इन टू वेज। अब इन्होंने क्या बताया कि भाई दो चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इफ़ द कॉन्टिनेंट रिमेंड स्टेशनरी एट द प्लेसेस। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नेट के एग्ज़ाम में ये भी आता है या बड़े एग्जामों के अंदर कॉम्पिटेटिव में ये भी आता है कि वैगनर थ्योरी का मूल उद्देश्य क्या था इस थ्योरी को बताने का, तो वो था क्लाइमेट चेंज, वो था क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अगर ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट ही थे भाई, तो उसके हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज होता है ना वही इन्होंने इसको अपना मूल सिद्धांत बताया कि भैया इसी के बेस को, मतलब बेस यही था इनका जिसको लेके ये आगे चले। तो ये भी एग्जाम में आता है कि भैया वैगनर ने थ्योरी दी क्यों, उनके दिमाग में कहाँ से आया, तो ये क्लाइमेट चेंज, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब ये बताया कि द क्लाइमेट चेंजेस हैव अकर्ड ऑन द ग्लोब मे बी एक्सप्लेन इन टू वेज। इन्होंने दो वेज से बताया। If the continents remained stationary at one place throughout geological history of the earth, the climate zone may have shifted from one region to another region, and thus a particular region might have experienced varying climate condition from time to time. अब इन्होंने क्या बताया देखो कि अगर कॉन्टिनेंट एक ही जगह पे रहते हैं, क्या एक ही जगह पे रहते हैं, तो क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मैंने बताया था ना आपको कि कहीं बारिश हो रही है तो कहीं धूप पड़ रही, या तो वो ऊपर से इनके ऊपर आते हैं, तभी अलग अलग वेरिएशन में मौसम बदलता है। जैसे हम कहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और बारिश जो है वो अब इंडिया में बैठे हैं और बारिश अमेरिका के अंदर हो रही है, तो वहाँ से अमेरिका से वो बारिश का मौसम खिसकते हुए इंडिया पे आ गया और अपने में बारिश हो रही है। अपन नहीं हिल रहे हैं, मौसम हिल रहा है, जो जोन होते हैं, क्लाइमेटिक जोन होते हैं ना, वो हिल रहे हैं और उसकी वजह से अपने यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने दूसरा तरीका क्या बताया कि भाई दूसरा क्या हो सकता है कारण मौसम चेंज होने का। इफ द क्लाइमेटिक जोन रिमेन्ड स्टेशनरी द लैंड मासेस माई हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड ड्रिफ्टेड। इनका मतलब ये है कि भाई या तो मौसम के जोन है वो खिसकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि भैया मौसम के जोन एक जगह पे ही हैं। जैसे कि बरसात कह रही है कि भैया मैं तो आज की तारीख के अंदर अमेरिका के ऊपर फिक्स हूँ बरसात,
तो अब इंडिया वाला बरसात कहाँ से लेगा? तो इंडिया जो है ना वो खसकते हुए अमेरिका की जगह चला गया और अमेरिका खिसक के इंडिया की तरफ आ गया। तो इंडिया बरसात के नीचे चला गया तो उस पर बरसात आ गई। या तो धरती मूव करती है या ऊपर का मौसम मूव करता है। इनका मतलब था कि इन दो चीज़ों में ही क्लाइमेट के चेंजेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी के ऊपर भी लिख सकते हैं। पर इन दोनों के अंदर से वैगनर ने क्या चूज किया? वैगनर ऑप्टेड द सेकंड अल्टरनेटिव एज ही रिजेक्टेड द व्यू ऑफ द परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। उनका मतलब ये था, उन्होंने इन दो में से एक को अपना बेस बनाना था। उन क्लाइमेटिक चेंज के जो दो बेस इन्होंने बताए, ये वाले जो इन्होंने बेस बताए, नंबर 1 नंबर 2, इसके अंदर उन्होंने सेकंड वाले को चूज किया। इन्होंने बोला नहीं यार, मौसम के जो जोन है ना ये नहीं खिसकते हैं दोस्त, धरती ही खिसकती है। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैगनर था ना वो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस थी। ये भी आता है कि वैगनर का ऑब्जेक्टिव क्या था इस थ्योरी को देने का, या ऑब्जेक्टिव क्या था इस थ्योरी का, वो है डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना। आप लोग नोट करते जाइए, मैं बताता जा रहा हूँ बीच बीच में कि कौन कौन से क्वेश्चन मेन है जो नेट में या मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस थ्योरी को रिलेटेड। ठीक है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं? अब वो कहना चाह रहे हैं कि बेसिक प्रेमिसेस ऑफ द थ्योरी, इसकी बेसिक क्या है, इस थ्योरी का बेस क्या निकाला इन्होंने? फॉलोइंग एडवर्ड स्वेज, वैगनर बिलीव्ड इन 3 लेयर सिस्टम ऑफ द अर्थ। क्या वैगनर जो है वो 3 लेयर सिस्टम ऑफ द अर्थ के ऊपर बिलीव करते थे कि हाँ यार 3 लेयर ऑफ द सिस्टम तो होती है अर्थ। 3 लेयर कैसे होती है? उन्होंने ये बताया था कि पहली लेयर जो होती है वो होती है सियाल, दूसरी होती है सीमा, और तीसरी होती है नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, ये सियाल, ये सीमा और ये नीफे। इन्होंने बोला कि 3 लेयर सिस्टम होती है अर्थ के अंदर। ठीक है साहब। अकॉर्डिंग टू वैगनर, सियाल वॉज कंसिडर्ड टू बी लिमिटेड टू द कॉन्टिनेंटल मास अलोन वेयर द ओशन क्रस्ट वॉज सेपरेटेड बाय अदर अपर पार्ट ऑफ द सीमा। उनका मतलब ये था कहने का कि वॉज कंसिडर्ड टू बी लिमिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल मास अलोन। मतलब ये है कि उनका कि जो पानी होता है और ज़मीन होती है वो अलग अलग है। ज़मीन जो है ना वो फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर, हैं दोनों। पानी जो है वो सियाल सीमा के बीच के अंदर है, पर जो धरती है ना वो पानी पे फ्लोट कर रही है। According to Wagner, Sial was considered to be limited to the continental masses alone, where the ocean crust was represented by upper part of सीमा। सीमा का अपर पार्ट जो है वो समुंदर है, और समुंदर के ऊपर जो है ना वो क्या है? कॉन्टिनेंट है। अब ये लिखा है इन्होंने, कॉन्टिनेंट्स और सियालिक मासेस वर फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा। उनका मतलब ये है कहने का कि जैसे ये आपके सियाल, ये आपका सीमा, तो ये सीमा जो है ना ये तो है लिक्विड, ये है लिक्विड। इसके ऊपर ये सियाल जो है ये है कॉन्टिनेंट, और ये जो है ना लिक्विड में, ये लिक्विड पे फ्लोट कर रहा है। मतलब सियाल जो है ना वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है। इसमें लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू वैगनर, सियाल वॉज कंसिडर्ड टू बी लिमिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस अलोन। मतलब सियाल जो है वो केवल कॉन्टिनेंटल मास है। वेयर इज द ओशन क्रस्ट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय अपर पार्ट ऑफ सीमा। यानी ओशन क्रस्ट जो है, ओशन जो है वो उसने बताया कि अपर पार्ट ऑफ सीमा है, अपर पार्ट ऑफ सीमा।
अब कॉन्टिनेंट्स और सियालिक मासेस वर फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय सीमा। अब इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भैया ये जितने भी कॉन्टिनेंट जो है ना, जो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही फ्लोट कर रहे हैं, ये उनका कहना था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उनके हिसाब से 3 लेयर सिस्टम कौन सी है अर्थ की? सियाल, सीमा, नीफे। ये याद रखना, सियाल, सीमा, नीफे, ये क्वेश्चन आता है। He assumed on the basis of evidence of paleoclimatology, paleontology, paleobotany, geology and geophysics। अब इन्होंने ये सब निष्कर्ष जो निकाला ना, वो इन सब के कहने पे निकाला कि भाई क्लाइमेटोलॉजी क्या बोलती है, पैलियोन्टोलॉजी क्या कहती है, पैलियोबॉटनी क्या कहती है, जियोलॉजी क्या कहती है, या जियोफिजिक्स क्या कहती है। दैट ऑल द लैंडमास वर यूनाइटेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ लैंडमास विच इज नेम्ड पेंजिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है ना, ये कहते हैं कि भैया पहले जितने भी लैंडमास थे ना, वो एक ही थे जिसका नाम था पेंजिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये है ना, ये है पेंजिया, ये है पूरा लैंड पेंजिया। तो उनका कहने का मतलब था पहले सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, फिर देयर वर स्मॉलर आइलैंड सीज स्कैटर्ड ओवर द पेंजिया which was surrounded by huge water body which were named as Wagner as Panthalassa, representing the primeval Pacific Ocean। अब आप ये देखो, ये जो वाटर बॉडी है, अब ये थीसिस सी को मत दिमाग लगाना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इस पे दिमाग मत लगाना। बाकी आप देखो सारे लैंडमास एक ही हैं, तो ये जितना पानी है, ये जितना पानी है, ये नीचे से ये जितना, ये सारा पैंथालासा ओशन कहलाता था। क्या कहलाता था? पैंथालासा ओशन। ये सारा पैंथालासा ओशन कहलाता था क्योंकि एक ही वाटर बॉडी थी, सारे कॉन्टिनेंट एक थे, तो वाटर बॉडी एक ही थी, जिसको ये लोग, इन्होंने क्या कहा था कि ये प्रीमिवल पैसिफिक ओशन है, प्रीमिवल पैसिफिक ओशन है, प्रीमिबल पैसिफिक ओशन है। ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि पैंथालासा को इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, वैगनर ने क्या प्रेजेंट करके बताया था? प्रीमिबल पैसिफिक ओशन। नोट डाउन करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा लॉरेशिया कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया फॉर्म नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया, वाइल गोंडवाना कंसिस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, माडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका रिप्रेजेंटिंग द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो उनके लिए लॉरेशिया, इस पूरे जो एक कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसके अंदर इन्होंने कहा 2 पार्ट हुए। पहला पार्ट तो था लॉरेशिया, दूसरा पार्ट था गोंडवाना। अच्छा, लॉरेशिया को अपन क्या कहते हैं? एक और कहते हैं, अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड भी कहते हैं। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं और नीचे वाले को गोंडवाना ही कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि लॉरेशिया के अंदर आपके नॉर्थ अमेरिका था, यूरोप था, नॉर्थ अमेरिका था, इसके अलावा और भी छोटे मोटे आइलैंड थे। गोंडवाना के अंदर आपके क्या था? गोंडवाना के अंदर था आपके अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था और एंटार्क्टिका था, और भी छोटे मोटे आइलैंड इसके अंदर थे। ठीक है, ये पहले कह रहे पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका रिप्रेजेंट द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया। साउथ पोल वाज लोकेटेड नियर ड्यूरिंग डरबन नियर नटाल इन साउथ अफ्रीका। अब ये क्वेश्चन भी है
बड़े एग्जामों के अंदर आता है कि साउथ पोल उस जमाने के अंदर अकॉर्डिंग टू वैगनर साउथ पोल कहाँ था? ये था डरबन में, नियर नटाल इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पे था? नटाल में, साउथ अफ्रीका, डरबन। किंग्समीड डरबन एक मैदान भी है क्रिकेट का, याद रखना। क्रिकेट का मैदान भी है। तो आप ये देखो कि साउथ पोल जो है ना वो करीब करीब यहाँ आता था, इधर आता था। यहाँ पर है डरबन, ये साउथ अफ्रीका है, ये हिस्सा साउथ अफ्रीका है, तो यहीं कहीं डरबन है। तो यहाँ पे साउथ पोल डरबन के आसपास आता था, ऐसा वैगनर साहब बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, मतलब ये जो पीरियड था ना, ये कार्बन यानी इनकी जो पूरी थ्योरी है ना वो कार्बोनिफेरस पीरियड के ऊपर ही डिपेंड करती है। कार्बोनिफेरस याद रखना, वैगनर थ्योरी कौन से पीरियड पे डिपेंड करती है? कार्बोनिफेरस। ये भी आता है, साउथ पोल कहाँ आता है? डरबन में, याद रखना, एग्जाम में आता है। ये मैं जो बताते जा रहा हूँ ये नोट डाउन करते जाइए। Thus, Wagner theory of continental drift began from Carboniferous period. He does not describe the condition during pre-Carboniferous time. कार्बोनिफेरस के पहले कौन सा टाइम था ये इन्होंने डिस्क्राइब ही नहीं किया है अपनी थ्योरी के अंदर। बट द पोस्टुलेशन ऑफ अ कार्बोनिफेरस पेंजिया डज नॉट मीन दैट ही डिसबिलीव्स इन प्री कार्बोनिफेरस ड्रिफ्ट। उनका मतलब ये था कि भाई उनको पूरा भरोसा था कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर ये सब हुआ, पर उन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्री कार्बोनिफेरस पीरियड को वो, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले वाले पीरियड पे भरोसा नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, वो करते थे। Thus, the Wagner theory of continental drift begins that Carboniferous period does not describe the condition during the pre-Carboniferous time, but the postulation of the Carboniferous Pangea does not mean that it disbelieves in pre-Carboniferous outdrift. Events before this time are known with much less certainty, and the distribution of plants and animals are largely be explained by movement which taken place since the Carboniferous. The Pangea was disrupted during subsequent period and broken landmass drifted away each other. Thus, the present position of the continent and ocean basin become possible. उनका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ना ये चलता रहा, ये चलता रहा, और ये पहले की पोजीशन थी। आज की पोजीशन में अफ्रीका आपको एक अलग कॉन्टिनेंट दिखेगा, अमेरिका अलग, नॉर्थ अमेरिका अलग, यूरेशिया अलग, एंटार्क्टिका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको अलग दिखेगा। आज की पोजीशन में ये ड्रिफ्ट होकर के ही आज इस तरीके से बने, और ये प्रोसेस आज भी चल रहा है, ऐसा वैगनर ने बताया था। अब एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, भाई इन एविडेंस ऐसे क्या हैं जो इनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे क्या सबूत है जो इनकी थ्योरी को पे बिलीव करते हैं, इन पे भरोसा जताते हैं। अब एविडेंस की अपन बात करते हैं। Wegener has successfully attempted to prove the unification of the landmass in the form of single landmass, the Pangaea, during Carboniferous period. On the basis of evidence gathered from geological, climatic, and floral records, he claimed that all the present-day continents would be joined to form Pangaea. The following evidence support the concept of existence of Pangaea during Carboniferous period. अब इसके मैं आपको बताता हूँ एविडेंस, सबूत क्या है। नंबर वन सबूत है, अकॉर्डिंग टू वैगनर देर इज अ जोग्राफिकली सिमिलरिटी अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ एटलांटिक ओशन। बोथ द opposing coast of the Atlantic can be fitted together in the same way as two cut off pieces of wood can be refitted. इसका मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि भैया एटलांटिक ओशन जो है ना उसके पास के अंदर जो कॉन्टिनेंट है वो इस तरीके से टूटे हुए हैं कि अगर उनको वापस जोड़ोगे ना आप तो वो ऐसा लगेगा कि ये एक ही लकड़ी के दो हिस्से हैं, एक ही लकड़ी के दो हिस्से। ठीक है, एक ही लकड़ी के दो हिस्से, ये मैं आपको बताता हूँ।
ये मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, एक ही लकड़ी के दो हिस्से हैं, जिसको ये इंग्लिश में जिगसॉ फिट भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया जो दो अटलांटिक ओशन के आजू बाजू में ईस्ट वेस्ट में जो दो कॉन्टिनेंट हैं, वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे एक ही लकड़ी के दो दो पीस हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट, याद रखना, ये एग्जाम में आता है, जिगसॉ फिट। दूसरा उन्होंने कहा है जियोलॉजिकल एडवांसेस डिनोट दैट द कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द अटलांटिक आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल. The Appalachians of the northeastern region of North America are compatible with the mountain system of Ireland, Wales and northwestern Europe. इनका मतलब ये है कि भैया एक पर्वत श्रृंखला है एपेलेचन, उसका वो जो पहाड़ हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कंपेटेबल विद द माउंटेन सिस्टम ऑफ आयरलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. यानी यूरोप और अमेरिका के जो पहाड़ है ना एपेलेचन के, वो एक जैसे ही लगते हैं. जो अमेरिका में एपेलेचन्स है ना, वैसे ही पहाड़ आयरलैंड, वेल्स और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है, तो वो एक जैसे ही लगते हैं. इसका मतलब है दोनों कॉन्टिनेंट या दोनों लैंडमास कभी एक थे. याद रखना, क्या एक थे. अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिक्सॉ फिट क्या होता है. जो अपना पहला वाला पार्ट था ना, जिक्सॉ फिट, जिक्सॉ फिट ये चीज होती है. देखो, ये देखो, इन्होंने क्या बताया था कि अमेरिका अटलांटिक ओशन के ईस्ट वेस्ट साइड में जो कॉन्टिनेंट है वो इस तरीके से हैं जैसे कि दो एक ही लकड़ी के या एक ही कागज के दो टुकड़े हैं जिनको जोड़ा थे, जो अलग हो गए. तो ये देखो आप, ये आपका अमेरिका और ये आपका अफ्रीका, अफ्रीका और ये अमेरिका. ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये इस तरीके का है जैसे कि ये एक ही लकड़ी के दो हिस्से. अच्छा, इसको जिक्सॉ फिट के साथ के अंदर जक्सटापोजिशन भी कहते हैं. जक्सटापोजिशन ये भी आता है, एग्जाम के अंदर आता है. जक्सटापोजिशन ये भी आता है एग्जाम में, 101% आता है. तो इसको बोलते हैं कि भैया अटलांटिक ओशन का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? तो या तो आएगा जिक्सॉ फिट, जिक्सॉ फिट आएगा. जिक्सॉ फिट नहीं आएगा तो जक्सटापोजिशन आएगा. दोनों ही सही है, जो भी आपको मिले उस पर टिक लगा देना. ये भी एग्जाम के अंदर आता है. चलिए अब आगे चलते हैं. वैसे मैं आपको इसकी ग्राफिक्स भी दिखाता हूँ. देखो, इसकी मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखाता हूँ. ये देखो, देखना, ये है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है. देखो, अब देखना ये अफ्रीका और अमेरिका किस तरीके से अलग होंगे. ये देखो, आपने देखा, आपने देखा इसको, ये अमेरिका और ये अफ्रीका, ये कैसे अलग हो रहे हैं. ये है जिक्सॉ फिट. क्या है ये? जिक्सॉ फिट. देखो, ये सब अलग हुए और ये इंडिया जाके ऊपर जाके टकरा गया और ये हिमालयस बन गए. देखना इसको गौर से, आप वापस से देखो एक बार. ये देखो, अमेरिका और अफ्रीका अलग अलग होंगे, अमेरिका अफ्रीका अलग अलग होंगे. ये देखो, ये दोनों अलग अलग हो गए. देखो, और ये इंडिया ऊपर जाकर के टकरा गया और हिमालय बन गया. ये मैंने आपके लिए खासकर ग्राफिक्स निकाली, इससे समझने में आसानी होती है. इसको बोलते हैं हम जिक्सॉ फिट. इसको बोलते हैं हम जिक्सॉ फिट. चलिए अब अपन आगे चलते हैं. अब लिखा है जियोलॉजिकली द बोस्ट कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ऑल्सो आइडेंटिकल
Dutoil, our detailed study of the eastern coast of South America and western coast of South has said the geological structure of both the coast are the same. ये मैंने आपको भी ग्राफिक्स में बता दिया कि दोनों चीज़ें सेम है ग्राफिक्स के थ्रू, कि अमेरिका और अफ्रीका कैसे अलग अलग हुई, पहले एक ही थे इनका कोस्ट। कोस्ट जो है ना उसकी बनावट बिल्कुल सेम जैसी लगती है, इससे कोई दो चीज़ें ऐसे आकर के यूं थी और ये अलग हो गई। और इनके आपस की जो दूरी है, इनके आपस की जो दूरी है ना वो भी कोई 400 से 800 किलोमीटर ही है। तो ये एग्जाम में ये भी आता है कि अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो अटलांटिक ओशन है उसके कोस्ट की दूरी कितनी है, 400 से 800 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में आता है, इसको याद रखना। अब फोर्थ एविडेंस कहता है देयर इज मार्क्ड सिमिलरिटी इन द फॉसिल एंड वेजिटेशन रिमेन्स अराउंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि देखो ये इलाका दिख रहा है ना आपको, ये वाला और ये वाला, यहां पर जो वेजिटेशन थी यानी पेड़ पौधे जो थे वो दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब ये है कि पहले ये लैंडमास एक ही था, ये अलग हुए तो दो जुड़वा भाई जो है ना वो अलग हो गए, दोनों पेड़ पौधे जुड़वा भाई अलग हो गए। ये बात याद रखना। ये भी है कि भाई वेजिटेशन प्लांटेशन एक जैसी है। ठीक है, पांचवा एविडेंस क्या कहता है इसका, इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम जियोडेटिक एविडेंस द ग्रीनलैंड एंड ड्रिफ्टिंग वेस्टवर्ड एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर ईयर। उनकी एक पास एक रिपोर्ट थी जो कि जियोडेटिक एविडेंस बता रही थी कि हर साल ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है एक कंट्री है, वो हर साल 20 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खसक रही है वेस्ट की तरफ, खसक रही है, आज भी खसक रही है, आज भी खसक रही है। द एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग फ्रॉम 1960 हैव कंफर्म द मूवमेंट ऑफ द लैंडमार्क विद रिस्पेक्ट टू ईदर। मतलब 1960 से भी अगर इसके ऊपर रिसर्च हुई है तो 1960 से आज के अंदर भी है ना उसकी जो दूरी नापी गई है ना उसके हिसाब से ये बात सही प्रूव हो गई है कि 20 सेंटीमीटर पर ईयर ये ग्रीनलैंड अपनी जगह से खिसक रहा है। इसका छठा एविडेंस कि हम इस थ्योरी पे क्यों बिलीव करें, द लेमिंग्स स्मॉल साइज एनिमल्स ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया हैव अ टेंडेंसी टू रन वेस्ट व्हेन देयर पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इंक्रीज बट दे आर founded in the sea water due to absence of any land beyond Norwegian coast. This behavior of lemmings proved the fact that the landmass were united in the ancient time and the animal used to migrate to far off places in the western direction. अब मैं आपको बता रहा हूँ इस बात पे ध्यान देना बिल्कुल गौर से। देखो वो मैंने आपको बताया था ना कि भाई एपेलेचियन माउंटेन और साथ के अंदर सेलोडियन माउंटेन ये भी एक जैसे ही हैं, ये भी एक जैसे। अभी लेमिंग्स पे आता हूँ मैं, पहले ये समझ लो, ये वाले माउंटेन और ये वाले माउंटेन जो हैं वो एक ही हैं, इनकी जो मट्टी का सैंपल और ये वो बिल्कुल सेम है। इससे भी ये प्रूफ मिलता है कि भैया पहले दोनों लैंड मास एक जैसे थे। हाँ, अब अपन बात करते हैं लेमिंग्स की। लेमिंग्स ये हैं साहब, ये है लेमिंग्स। ये एक तरह का क्या है, माउस, ये चूहा है। इनकी टेंडेंसी बरसों से यही चलती हुई आ रही है कि जब इनकी आबादी बढ़ जाती है ना, तो जब इनकी आबादी बढ़ जाती है तो ये वेस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है वेस्ट की तरफ लैंड ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारी आबादी आराम से रह पाएगी, यहाँ पे आबादी कम हो जाएगी, तो ये भागना शुरू कर देते हैं। तो एक टाइम जब ये कॉन्टिनेंट अलग हो गए तब इन्होंने जब भागना शुरू किया तो आप ये देखो क्या हुआ, ये सारे चूहे, ये देखो, ये चलते हुए आगे लैंड नहीं मिला तो सारे पानी में गिर गए। ये देखो ये पानी में गिर गए। इसका मतलब भी यही है कि इन लेमिंग्स को देखते हुए भी यही पता लगता है कि पहले ये लैंडमास एक ही हुआ करते थे, पहले ये लैंडमास एक ही हुआ करते थे। आई कहानी समझ? ठीक है, अब इसका सातवां एविडेंस जो हमको इस थ्योरी पे भरोसा करने के ऊपर मजबूर कर देता है वो ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि भाई कौन से जानवर इसकी थ्योरी के हिसाब से
वेस्ट की तरफ भागते थे, तो वो है लेमिंग्स। लेमिंग्स याद रखना, ये आपको वैसे भी पूरा याद करना ही है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक, ये हर एग्जाम के अंदर आती है, ये कहीं पे भी नहीं छूटती, कॉम्पिटिटिव से लेकर के एमए बीए सब में आती है ये, क्योंकि इसके बिना ज्योग्राफी का मजा ही नहीं है, इस थ्योरी के बिना। चलिए अब इसका सातवां अपन वो देखते हैं कि सातवें में क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोसोपेट्रीज फ्लोरा इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, फाल्कलैंड आइलैंड एक्सेट्रा प्रूव दैट फैक्ट ऑल द लैंड मासेस वर प्रीवियसली यूनाइटेड एंड कंटिजियस इन द फॉर्म ऑफ पेंजिया। अब आप देखिए कि भाई ये ग्लेसोपोट्रीज क्या होती है। ग्लेसोपोट्री एक तरह का प्लांट होता है, एक तरह की ट्री होती है, एक तरह का पेड़ होता है। अब देखिए ये पेड़ जो हरा वाला है ना, ये ये यहाँ पे ये उगे थे, ये उगे थे यहाँ। तो ये कहाँ पे हो गया, साउथ अमेरिका में हो गया, अफ्रीका में हो गया, इंडिया में हो गया, एंटार्क्टिका में हो गया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया, यहाँ पे ये पेड़ उगे थे। तो इसने कहा ये पेड़ की संरचना है ना, ये हर जगह है, ये पेड़ आज भी मिलते हैं, इसका मतलब है लैंड मास एक ही था। अब ये पेड़ पेड़ होते कैसे हैं, किस तरीके के ये पेड़ होते हैं, ये देखिए ये इस तरीके का पेड़ होता है। इसकी जो जड़ें होती है ना, इसकी जो ये जड़ें होती है पेड़ के नीचे, ये इतनी मजबूत होती है कि भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये हिलता नहीं है पेड़। तभी तो जब धरती अलग हुई, तब वहाँ कितने, जब बिल्कुल अलग हो रही होगी तब भी भूकंप आए होंगे, सब कुछ आया होगा, धरती हिली होगी, पर ये ऐसे के ऐसे खड़े रहे। ये वाला पेड़, ये ग्लोसोपेट्रिस कहते हैं, ग्लोसोपेट्रिस, समझ आई, ग्लोसोपेट्रिस। तो उसने कहा ये पेड़ आज भी यहाँ मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि इन जगह पे मिलते हैं, मतलब ये पहले सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे। अब इसका आठवां आठवां कहता है एविडेंस ऑफ कार्बोनिफरस ग्लेसिटेशन ऑफ ब्राजील, फाल्कलैंड, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका फर्दर प्रूव दैट द यूनिफिकेशन ऑफ द लैंड मास in the unification of all land masses in one landmass Pangea during Carboniferous period। इसका मतलब ये है कि उस जमाने के अंदर क्या था, मैंने आपको याद बताया था, साउथ पोल कहाँ पर है, साउथ पोल डरबन साउथ अफ्रीका में। तो साउथ पोल होगा तो वहाँ बर्फ़ तो होगी, उस इलाके में बर्फ़ तो होगी। तो उसका मतलब ये है उस टाइम के अंदर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर यहाँ पे बर्फ़ जम गई थी बहुत ज़्यादा। तो आप ये देखो बर्फ़ कहाँ कहाँ जमी थी, ये ऐसा देख रहे हो, ये वाइट वाला, ये वाले पे गौर करना, ये ठीक है। तो आप ये देखो एंटार्क्टिका में बर्फ़ रही, इंडिया में बर्फ़ रही, ये रहा इंडिया, इंडिया में बर्फ़ रही, अफ्रीका में बर्फ़ रही, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में बर्फ़ रही, ऑस्ट्रेलिया में बर्फ़ रही। यहाँ यहाँ बर्फ़ रही। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जब आज भी एविडेंस मिलते हैं कि उस टाइम के अंदर यहाँ पे बर्फ़ जमा होगी, मतलब सारे कॉन्टिनेंट एक थे। ये देखिए ग्लेशिएशन, कार्बोनिफरस ग्लेशिएशन, ठीक है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील कहाँ आ गया, साउथ अमेरिका। फाल्कलैंड बिटवीन साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, ये देखो ये रहा फाल्कलैंड, ये रहा फाल्कलैंड, ये रहा फाल्कलैंड, ये रहा, ठीक है। अर्जेंटीना और अंगोला, इनके बीच के अंदर कालाहारी डेजर्ट के पास के अंदर ही फाल्कलैंड एक आइलैंड है। तो यहाँ पर इसके अलावा वो क्या कह रहा है, इसके अलावा वो कह रहा है पेनिनसुलर इंडिया मैं आपको दिखाई चुका, ऑस्ट्रेलिया मैं आपको दिखाई चुका, एंटार्क्टिका मैं आपको दिखाई चुका। यहाँ पर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर बहुत बर्फ़ जमा हो गई थी, उसके प्रूफ आज भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है वो अपनी थ्योरी को ये प्रूव कर सकता है कि हाँ पहले लैंड मास एक ही थे। अभी अपना वीडियो देखो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको अपन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे ना, वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर जो आएगा मेरा, वो अपन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ द थ्योरी, मतलब ऐसी कौन सी ताकतें थी जिससे कि ये लैंड मास अलग अलग हुए, क्योंकि बिना धक्का दिए तो कुछ भी नहीं होता है।
आज ट्रेन भी चलती है तो उसको इंजन धक्का देता है, जहाज चलता है तो उसके अंदर भी मोटर धक्का देता है, या पुराने ज़माने में भी जहाज़ें चलती थी तो उनको ऊपर देखना, ऐसे वो पर्दे लगा दिया करते थे तो विंड की ताकत से चलते। तो ये बताना चाह रहा है कि भाई ये लैंड अलग अलग हुए कैसे, किसकी मदद से ये अलग अलग हुए, ऐसा ये बताना चाह रहा है। तो अब आगे के वीडियो में अपन इस पर डिस्कस करेंगे। अभी वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। तो मैंने जो आपको बताया है और ये जो मैं पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इनको घोटा लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, जो मेन मेन आते हैं वो मैंने आपको वैसे ही बता दी। चलिए, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, साथ के अंदर बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर बजाएं, क्योंकि बिना बेल के आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मेरे वीडियो का आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।